माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हो उससे पहले किसी भी माननीय सदस्य को सदन से बाहर निकालना व्यक्तिगत तौर पर भी मेरे लिए बड़ा दुखदायी होता है, पीड़ादायक होता है। लेकिन सदन मुझे चलाना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। मैं विजेंद्र गुप्ता जी से प्रार्थना करता हूं, जगदीश जी से भी प्रार्थना करता हूं कि आज बहुत महत्वपूर्ण बिल है और मैंने इसीलिए सदन की कार्रवाई को स्थगित किया कि मैं उनसे बात करूं। मैंने टेलीफोन भी किया और मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूं विजेंद्र जी सदन में आए, आज बहुत महत्वपूर्ण बिल है, पूरी सदन की कार्रवाई में भाग लें। धन्यवाद। मैं अब श्री मनीष सिसोदिया जी माननीय उप मुख्यमंत्री से प्रार्थना कर रहा हूं, दिल्ली जन लोकपाल बिल विधेयक 2015 वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 16 को सदन में इंट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली जन लोकपाल विधेयक 2015 वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 16 को सदन में पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव सदन के सामने है, जो इसके पक्ष में वहां कहें, जो इसके विरोध में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पास हुआ। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूं, इंट्रोड्यूस करने से पहले पुनः एक बार नम्र निवेदन कर रहा हूं, नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता जी कृपया सदन में आ जाएं। अब माननीय उप मुख्यमंत्री विधेयक को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपके साथ साथ मैं भी अपने साथियों की ओर से विजेंद्र गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं और उसके गरिमा और बढ़ेगी अगर वो इतने महत्वपूर्ण बिलों में उनके प्रेजेंटेशन में, उनकी चर्चा में शरीक होंगे, तो इससे नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा और उनकी उपयोगिता मुझे लगता है और बढ़ेगी। इसलिए उनसे मेरा भी निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं दिल्ली जन लोकपाल विधेयक 2015 को सदन में प्रस्तुत करूं, मैं कहना चाहता हूं कि ये हम सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। जितने साथी हम यहां बैठे हैं, हम सबके लिए, इस विधानसभा के लिए, पूरे देश में बल्कि दुनिया भर में बैठे उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने 2011 से देश में एक बहुत प्रभावशाली जन लोकपाल लाने का सपना देखा था। जंतर मंतर से उठी वो चिंगारी कैसे पूरे देश में एक आंदोलन में बदली और उस पूरे आंदोलन का चरम शायद आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे प्रभावशाली आंदोलन के रूप में हमने रामलीला मैदान में देखा। वो आंदोलन जिस कानून को लाने के लिए हुआ, भ्रष्टाचार के खिलाफ अलख जगाते हुए देश के लोगों ने जिस तरह के कानून की मांग की, जिस लोकपाल कानून की मांग की, आज मैं बहुत गर्व के साथ उस कानून को इस दिल्ली विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने में अपने आप को सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूं, गर्वान्वित अनुभव कर रहा हूं। और मैं आभारी हूं दिल्ली के उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने इस विधानसभा के माध्यम से, इन विधायकों के माध्यम से मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं उस ऐतिहासिक बिल को, बहुप्रतीक्षित बिल को दिल्ली की विधानसभा के पटल पर पहली बार रख सकूं। अध्यक्ष महोदय, ये बिल भारत की भविष्य की उम्मीदों का बिल है।
दिल्ली को करप्शन फ्री बनाने की जो मुहिम दिल्ली के लोगों ने छेड़ी और जिस मुहिम के तहत यहां इस नई राजनीतिक पार्टी के 67 साथियों को यहां भेजा, करप्शन फ्री बनाने के लिए इस सरकार के और मैं कहूं इस विधानसभा के शायद किसी भी देश की किसी भी विधानसभा के लिए 2 ऐतिहासिक कदम इस सत्र में हैं। पहला, राइट टू सर्विसेज बिल यानी कि सिटीजन चार्टर को सुनिश्चित करने का बिल इस सदन ने पास किया है, और दूसरा, आज लोकपाल बिल के समक्ष दिल्ली जन लोकपाल बिल 2015 के रूप में इस सदन के समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं इस सदन के माध्यम से इस सदन के माध्यम से पूरी दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये वही बिल है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का वही दस्तावेज है जो 2011 के से शुरू हुए आंदोलन के गर्भ से निकला था। अध्यक्ष महोदय, ये बिल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा में होने वाले करप्शन की किसी भी घटना की जांच करने के लिए, उस पर एक्शन लेने के लिए लाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्र में करप्शन की किसी भी घटना की जांच करने के लिए और उस पर एक्शन लेने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। करप्शन का क्या मतलब है? करप्शन की एक बहुत व्यापक और बहुत अच्छी डेफिनेशन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दी हुई है। उस डेफिनेशन के दायरे में राजधानी दिल्ली के क्षेत्र में जो भी करप्शन की घटना होगी, जो भी किसी तरह का उसमें एक्शन होगा करप्शन का, तो उस पर जांच करने का और उस पर एक्शन लेने का अधिकार लोकपाल का होगा। यह लोकपाल जो प्रपोज बिल है उसमें लोकपाल एक 3 सदस्यों की बॉडी होगी, जिनमें से एक सदस्य चेयरमैन होंगे और 2 सदस्य होंगे। ये जो 3 सदस्य हैं, इनका सिलेक्शन बेहद ट्रांसपेरेंट तरीके से, एकदम इंडिपेंडेंट तरीके से और एक हाईली डिग्निफाइड बॉडी, हाईली डिग्निफाइड पदों पर बैठे हुए 4 लोगों की एक सिलेक्शन कमेटी द्वारा किया जाएगा। मैंने हाईली डिग्निफाइड इसलिए कहा इन 4 लोगों के बारे में क्योंकि इनमें से एक जो इस कमेटी के चेयर होंगे वो दिल्ली हाई कोर्ट के हेड होंगे, एक तरह से दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इसको चेयर करेंगे। दिल्ली सरकार के हेड यानी कि माननीय मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। इस सदन के, लोकतंत्र के इस मंदिर के हेड यानी कि विधानसभा अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होंगे और इस सदन में अपोजिशन के हेड यानी लीडर ऑफ अपोजिशन इसके सदस्य होंगे। तो इस तरह से हाईली डिग्निफाइड, हाईली रेस्पॉन्सिबल लोगों की 4 लोगों की बॉडी लोकपाल का सिलेक्शन करेगी। मैं यहां छोटा सा जिक्र उस अफवाह का, उस गुमराह करने के प्रयासों का करना चाहता हूं जो इस लोकपाल बिल को लेकर की जा रही है। हमारे बीजेपी के साथी यहां नहीं है, लेकिन इनकी तरफ से, बीजेपी के तमाम लोगों की तरफ से बाहर शोर मचाया जा रहा है कि सिलेक्शन बहुत कमजोर कर दिया गया, सिलेक्शन की प्रोसेस बहुत कमजोर कर दी गई, सिलेक्शन की जो मेंबर सिलेक्शन कमेटी है उसको कमजोर कर दिया गया। मैं समझता हूं इससे ज्यादा इंडिपेंडेंट और रेस्पॉन्सिबल बॉडी क्या हो सकती है जिसकी चेयर स्वयं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे, जिसके मेंबर्स के रूप में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सभापति दिल्ली विधानसभा होंगे। ये लोग अंदर बाहर शोर मचा रहे हैं कि इसमें 2 एमिनेंट मेंबर की भी बात कही गई थी, बिल्कुल कही गई थी, लेकिन इसी बीच में अभी जो एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन से जुड़े मुद्दे पर जब सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, वहां भी एनजेएसी जजेस के सिलेक्शन के मसले पे भी वहां 2 एमिनेंट लोग सरकार द्वारा नामित किए जाने का प्रस्ताव था। वहां पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत मायने रखती है। वहां इस चर्चा में सामने आया कि ये जो 2 एमिनेंट लोग सरकार नियुक्त करेगी, इससे तो कोई भी कमेटी सरकार इन्फ्लुएंशियल लोगों की कमेटी बन जाएगी।
इस कमेटी में भी देखें, एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष, एक इंडिपेंडेंट पक्ष और एक सबसे संविधान के दृष्टि से बहुत न्याय पक्ष, सब सर्वोच्च न्याय पक्ष इस कमेटी के सदस्य हैं। इसमें अगर सरकार दो एमिनेंट लोगों को डाल देगी तो मुझे लगता है कि ये तो हेवीली गवर्नमेंट के साइड के लोगों की अपॉइंटेड कमेटी हो जाएगी। इसलिए इसको निष्पक्षता बनाने के लिए, सिलेक्शन कमेटी को और प्रभावी बनाने के लिए, ताकि वो सरकार के पक्ष में कोई फैसला ना दे, सरकार के पक्ष के लोगों को किसी को चुने जाने की संभावना खत्म करने के लिए यह फैसला लिया गया। ये लोग शोर मचा रहे हैं कि दो लोग हटा दिए, अरे उसको डाल देंगे तो सिलेक्शन कमेटी कमजोर हो जाएगी। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग इंडिपेंडेंट सिलेक्शन प्रक्रिया के पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से लोकपाल को जिस तरह से नियुक्त करने की प्रक्रिया को और स्ट्रांग किया गया और इंडिपेंडेंट बनाया गया, वैसे ही लोकपाल को हटाने की जो प्रक्रिया है, भारत के संविधान में जजेस को हटाने की जो सबसे निष्पक्ष प्रक्रिया रखी गई है इंपीचमेंट द्वारा, वैसी प्रक्रिया द्वारा हटाना लोकपाल को मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी की जांच, लोकपाल जब इतने इंडिपेंडेंट तरीके से आएगा और देश के इतने महत्वपूर्ण मसलों पर जांच करेगा, दिल्ली के इतने महत्वपूर्ण करप्शन के मसलों पर जांच करेगा, तो कोई सत्ता पक्ष में बैठे या कोई प्रभावशाली लोग उसको हटा ना पाए। इसलिए जरूरी है कि उसको हटाने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो, उसको हटाने की प्रक्रिया ऐसी हो कि कोई सत्ता पक्ष में बैठा या कहीं कोई प्रभावशाली लोग आसानी से उनको हटा ना पाए। इसलिए यह तय किया गया कि हटाने की प्रक्रिया एकदम जैसे जजेस को इंपीचमेंट करने की प्रक्रिया होती है, उस तरह की प्रक्रिया हो। ये लोग शोर मचा रहे हैं बाहर, बीजेपी के लोग, कि साहब ये तो हटाने की प्रक्रिया आसान कर दी। अरे विधानसभा अगर हटाएगी तो क्या कहना चाह रहे हैं वो लोग? विधानसभा सरकार के अधीन होती है? इन्हें पता नहीं संविधान की समझ है कि नहीं है कि विधानसभा संविधान सरकार के अधीन होती है, सरकार विधानसभा के अधीन होती है। अगर विधानसभा के पास यह शक्ति है और इंपीचमेंट की पावर तो विधान, जैसे देश की संसद के पास पावर है वैसी विधानसभा के पास होगी। इंपीचमेंट इतना आसान नहीं होता है कि कोई भी आदमी उठे और उसको हटवा दे। इंपीचमेंट प्रक्रिया है, संविधान में सबसे बेहतरीन प्रक्रिया अपनाई गई है जजेस को हटाने के रूप में, जो इंपीचमेंट की, उसको हमने यहां लिया है। अध्यक्ष महोदय, ये जो लोकपाल होगा, लोकपाल की जो बॉडी होगी, उसके पास में इन्वेस्टिगेशन की पावर होगी। ये लोकपाल आम जनता की शिकायत पे, कोई भी दिल्ली का आम आदमी उसको शिकायत करे, कोई भी आम आदमी उसको शिकायत कर सकेगा। ये लोकपाल सो मोटो भी भ्रष्टाचार के किसी मामले को संज्ञान में ले सकेगा, स्वतः संज्ञान में ले सकेगा, उस पर इन्वेस्टिगेशन करा सकेगा, और कभी जरूरत पड़े तो सरकार भी शिकायत कर सकती है लोकपाल को कि ये भ्रष्टाचार का मामला है, इस पर जांच कर सकते हैं। उस पर लोकपाल संज्ञान लेके जांच कर सकता है, केस दर्ज कर सकता है। ये जांच कराने के लिए लोकपाल का अपना इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन विंग होगा। ये लोकपाल नियुक्त करेगा उन लोगों को, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन विंग को। लेकिन अगर लोकपाल चाहे, लोकपाल की बॉडी अगर चाहे, तो सरकार के, किसी भी सरकार के किसी अन्य अफसर द्वारा भी उसकी जांच करा सकता है या उनकी कोई मदद ले सकता है जांच में। लोकपाल को सिविल कोर्ट्स की पावर होंगी। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है, सबसे बड़ी पीड़ा जो पिछले 2011 से लेकर अब तक बार बार हमने दोहराई, आंदोलन में भी दोहराई, कि सबसे बड़ी पीड़ा भ्रष्टाचार के मामलों में यह है कि उनकी जांच चलती रहती है, वर्षों तक जांच पे जांच, जांच पे जांच, जांच चलती रहती है और जांच कभी पूरी नहीं होती। 2011 से लेकर आज तक जो सबसे बड़ी मांग थी कि टाइम बाउंड तरीके से जांच पूरी हो, इस विधानसभा में प्रस्तुत बिल कहता है कि 6 महीने में पूरी, 6 महीने में, अधिकतम 6 महीने में उसकी जांच पूरी होनी चाहिए। और किसी रेयरेस्ट केस में अगर कहीं किसी मामले की जांच को आगे बढ़ाने की जरूरत भी पड़े तो वो अधिकतम रेयरेस्ट केस में 12 महीने में जांच पूरी होनी चाहिए। लेकिन सामान्यतः तमाम तरह के भ्रष्टाचार की जांच अधिकतम 6 महीने में पूरी करने का प्रावधान हमने इस बिल में रखा है लोकपाल द्वारा।
लोकपाल के इन्वेस्टिगेशन विंग द्वारा। जब जांच पूरी हो जाएगी तो लोकपाल का अपना एक इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन विंग होगा। यह लोकपाल का अपना इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन विंग होगा। आज सुबह एक अखबार में मैं पढ़ रहा था, अखबार के लोग भी कुछ गलतफहमी फैला रहे हैं। आज मैं बिल प्रस्तुत कर रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह के कर रहा हूं कि लोकपाल अपना प्रोसिक्यूशन विंग होगा। ये बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन विंग हटा दिया, सरकार प्रोसिक्यूट करेगी। सरकार का जो प्रोसिक्यूशन विंग होता है वो लोकपाल उससे प्रोसिक्यूशन कराएगा। कैसे काम करेगा? बिल्कुल नहीं। इस बिल में लिखा है हमने कि लोकपाल का अपना प्रोसिक्यूशन विंग होगा और ये लोकपाल के सैंक्शन करने पर काम करेगा। लोकपाल जब किसी केस को प्रोसिक्यूशन सैंक्शन कर देंगे तो 6 महीने के अंदर अंदर, यहां भी टाइम बाउंड तरीके से, क्योंकि टाइम बाउंड जांच, टाइम बाउंड मुकदमा, समयबद्ध सीमा में जांच होनी चाहिए और समयबद्ध सीमा में मुकदमा पूरा होना चाहिए। यह लोकपाल की सबसे बड़ी ताकत थी, लोकपाल आंदोलन की, जिसको हम डिमांड कर रहे थे। तो यहां भी टाइम बाउंड तरीके से प्रोसिक्यूशन होगा 6 महीने में। और लोकपाल के पास पावर होगी कि अगर पाता है कि करप्शन से कमाए गए पैसे से किसी करप्ट पब्लिक सर्वेंट ने असेट्स इकट्ठे किए हैं, तो वो उन असेट्स को कॉन्फिस्केट कर सकेगा, उनको अटैच कर सकेगा। ये लोकपाल के पास पावर है। करप्शन में शामिल पब्लिक सर्वेंट को सस्पेंड या ट्रांसफर करने की भी पावर लोकपाल के पास होगी। और जैसा मैंने कहा कि सैंक्शन करेगा, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लोकपाल करेगा। 6 महीने में प्रोसिक्यूशन पूरा होगा। इसके लिए उतनी अदालतों की संख्या की जरूरत होगी। लोकपाल समय समय पर समीक्षा करके सरकार के संज्ञान में यह बात लाएगा कि इतने केसेस के लिए इतने प्रोसिक्यूशन के केसेस हैं, तो 6 महीने में टाइम बाउंड तरीके से इनको पूरा करने के लिए इतने कोर्ट्स की आवश्यकता है। उतने संख्या में कोर्ट्स बनाए जाएंगे ताकि हर एक प्रोसिक्यूशन अधिकतम 6 महीने में पूरा हो सके। सजा, अधिकतम सजा इस लोकपाल कानून में आजीवन कारावास तक की रखी गई है भ्रष्टाचार के मामले में। जो 10 साल तक की, 6 महीने से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन साथ साथ अधिकतम आजीवन कारावास की भी सजा है और साथ साथ जुर्माना भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप 10 साल सजा काटो, बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया, 10 सजा काटो, बाद में वापस आ जाओ और उस करोड़ों रुपए को अब एंजॉय करो। इन केसेस में तय होगा, हम इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं, इसमें जोड़ रहे हैं कि भ्रष्टाचार के किसी भी एक्शन से सरकारी खजाने को जितना नुकसान पहुंचा है, उस नुकसान से, यानी कि जनता के खजाने को जितना नुकसान भ्रष्टाचार के किसी एक्शन ने पहुंचाया है, उससे 5 गुना तक की राशि उससे वसूल कर सकेगी जिसने भ्रष्टाचार किया। और एक चीज और महत्वपूर्ण इसमें है कि आमतौर पर ऊंचे पद पर बैठे हुए लोगों को, सरकार में संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत चुने गए हों या नियुक्त किए गए हों, ऊंचे पदों पर बैठे गए लोगों की जिम्मेदारी ऊंची होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। उनको और अधिक जिम्मेदार प्रस्तुत होना चाहिए। यह कानून उनको और अधिक जिम्मेदार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्लॉज लेके आ रहा है कि ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों को अगर करप्शन में शामिल पाया जाता है तो उनकी सजा कठोर से कठोरतम की तरफ बढ़ती रहेगी। जितनी बड़ी जिम्मेदारी पद पे आप बैठे हो, उतनी जिम्मेदारी से आपको ईमानदारी से काम करना होगा। अगर आप ऊंचे जिम्मेदारी भरे पदों पर बैठें तो आपकी सजा सामान्य किसी व्यक्ति से मिलने वाली सजा से ज्यादा होगी। इसमें क्योंकि अब सरकारें प्राइवेट पार्टनरशिप में प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर काम करती हैं और आमतौर पे करप्शन के जो बड़े केसेस हैं वहां कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में ही आते हैं। तो अगर किसी निजी कंपनी को भ्रष्टाचार में शामिल पाया जाता है, भ्रष्टाचार के बेनिफिशरीज में पाया जाता है, तो वहां उनके पदाधिकारियों को भी सजा का इसमें प्रावधान है। एक और महत्वपूर्ण चीज कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग, सबसे ज्यादा खतरा उनको रहता है। कौन उठाए आवाज? इसीलिए इस कानून में, इस बिल में प्रावधान है विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन का।
लोकपाल के पास ये अधिकार होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले, भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश देने और व्यवस्था करवाने का लोकपाल के पास में अधिकार होगा। और सुरक्षा सिर्फ फिजिकल की नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि कोई उसको मारे नहीं, कोई उसको पीटे नहीं, बल्कि उसका अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हैरेसमेंट के चांसेस भी हैं तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव हैरेसमेंट से बचाने का भी प्रावधान लोकपाल के अधिकारों में है। और विसिल ब्लोअर की जान को अगर खतरा हो, उसकी पहचान उजागर होने से अगर उसकी जान को खतरा हो तो उसकी पहचान छिपाए जाने की जिम्मेदारी भी लोकपाल की है। लोकपाल यह सुनिश्चित कराएगा अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट होती है, क्योंकि यह भी बात हम लगातार करते रहे हैं, जब से लोकपाल की बात करनी शुरू की यह भी बात उठती थी। फॉल्स कंप्लेंट के केस में फॉल्स कंप्लेंट पाए जाने पर कंप्लेनेंट को भी सजा का प्रावधान है। जो मूल रूप से इस बिल में इतनी ही चीजें हैं, बाकी मैं चाहूंगा कि सभी सदस्य इसको बहुत ध्यान से पढ़ें और इस पर जब चर्चा होगी तो इस चर्चा में बहुत कंस्ट्रक्टिव सहयोग दें। जो लोग शोर मचा रहे हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, 1968 से ये देश एक बहुत प्रभावशाली लोकपाल बिल का इंतजार कर रहा है। केंद्र सरकारों ने भी लाए, अलग अलग राज्यों में भी लाए, अलग अलग उसमें प्रावधान रहे, लेकिन इतना इफेक्टिव लोकपाल मेरी जानकारी में, मेरी समझ में पहली बार किसी विधानसभा के समक्ष आया है। इतना इंडिपेंडेंट लोकपाल पहली बार किसी विधानसभा के समक्ष आया है। बहुत दिन से इंतजार हो रहा है करप्शन के खिलाफ एक प्रभावशाली कानून का। फिर से मैं दोहराता हूं कि रिश्वतखोरी के खिलाफ, क्योंकि करप्शन का एक पहलू वो भी है, रिश्वतखोरी के खिलाफ काम में किसी आम आदमी का काम करने में, सर्विसेज देने में रिश्वतखोरी जो चलती थी, उसके खिलाफ एक बहुत सख्त कानून ये विधानसभा पास कर चुकी है। ये कानून भी इस विधानसभा से होकर निकलेगा। दोनों कानून मिलके मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के सपने को बहुत जल्द साकार करेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, इस बिल के इस परिचय के बाद मैं प्रश्न करता हूं कि मैं सदन की अनुमति से दिल्ली जन लोकपाल विधेयक 2015 वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 16 को सदन में पुनर्स्थापित करता हूं। अब श्री मनीष सिसोदिया जी माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 20 नवंबर 2015 को सदन में पुनर्स्थापित दिल्ली विद्यालय लेखों की जांच और अधिक फीस की वापसी विधेयक 2015 वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 9 पर विचार किया जाए। इस पे एक बार वोटिंग हो जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 20 नवंबर 2015 को सदन में प्रस्तापित दिल्ली विद्यालय लेखों की जांच और अधिक फीस की वापसी विधेयक 2015 वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 9 पर विचार किया जाए। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में वो ना कहें। सदस्यों के हाँ कहने पर हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पास हुआ। एजुकेशन पर ही दूसरा बिल। अब श्री मनीष सिसोदिया माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 20 नवंबर 2015 को सदन में पुनर्स्थापित दिल्ली विद्यालय शिक्षा संशोधन विधेयक 2015 वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 10 पर विचार किया जाए।
अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 20 नवंबर 2015 को सदन में प्रस्थापित दिल्ली विद्यालय शिक्षा संशोधन विधेयक 2015 वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 10 पर विचार किया जाए। अब यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पास हुआ। इसी एजुकेशन पर तीसरा बिल अब श्री मनीष सिसोदिया जी माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 27 नवंबर 2015 को सदन में पुनर्स्थापित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार दिल्ली संशोधन विधेयक 2015 वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 15 पर विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 27 नवंबर 2015 को सदन में पुनर्स्थापित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार दिल्ली संशोधन विधेयक 2015 वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 15 पर विचार किया जाए। अब यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। सदस्यों के हाँ कहने पर हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पास हुआ। अब सदस्य इन विधेयकों पर, तीनों विधेयकों पर चर्चा में भाग ले सकते हैं। सर्वप्रथम श्री राजेंद्र पाल गौतम जी।